वक्फ बिल को लेकर इस वक्त एक घमासान सा मचा है। दिल्ली में जंतर मंतर और फिर पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी शामिल नहीं हुए, लेकिन इससे पहले मुस्लिम संगठनों के इफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू ने एक बड़ी बात कही। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होने देंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसी मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। जेडीयू के बाकी नेता बिल का समर्थन करने के बाद कह रहे हैं, तो चिराग पासवान भी बिल के समर्थन का संकेत दे रहे हैं। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद बिल पास कराने में पेच कोई फंस गया है? यह बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि आज भी बिल के समर्थन में हिंदू संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है। उस दिन भी जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस दिन भी हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था। चंद्रबाबू नायडू को आप देख रहे हैं इफ्तार में शामिल हुए, बल्कि जुमे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन तो नमाज की सफ में खड़े हुए नजर आए और कहा कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। कुछ अहम बयान आपको सुनवाते, पहले चंद्रबाबू नायडू को सुनिए। ముస్లిం సోదరులు ఎవరు పేదవాళ్ళున్నా వాళ్ళని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం నేను తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా। ఈ రంజాన్ మాసంలో మీరు కూడా దువా చేయండి, మన అందరం కూడా బాగుండాలి, అందరం కూడా ఆర్థికంగా పైకి రావాలి। మీకు ఎప్పుడు నేను అండగా ఉంటాను, అన్ని విషయాల్లో మీతో కలిసి వస్తానని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు। कमेटी के समक्ष वफ्द से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। आप 10 साल इख्तिदार से दूर रहे, आज आप बीजेपी को इस नापाक हरकत करने की इजाजत दे रहे हैं। भारत का मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ना तुमको माफ करेगा, ना नीतीश कुमार को माफ करेगा, ना चिराग पासवान को करेगा, ना जयंत चौधरी को करेगा। जेपीसी में जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बातें रखी हैं। जो भी मुस्लिम बिरादरी के स्टेक होल्डर्स हैं, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो इस समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर अपनी आशंकाएं रखी थी। उन आशंकाओं को लेकर नीतीश कुमार जी ने पार्टी के नेताओं को जो निर्देश दिए उसके आधार पर जेपीसी में पार्टी की ओर से ये बातें रखी गई और उन पर विचार हुआ है। बिल के मसौदे में उन्हें शामिल भी किया गया है। चलिए, सबकी बात आपने सुन ली, लेकिन अहम बात यह है कि गृहमंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि बिल आ रहा है। मतलब यह कि बिल पेश होकर के रहेगा, लेकिन बिल का होगा क्या, उस पर जरा बात कर लेते हैं। अनंत विनय जी, जरा देखिए कि इफ्तार पार्टी की नीतीश कुमार ने, उनको वहां मुसलमानों का वोट चाहिए बिहार में, उनकी इफ्तार का बहिष्कार किया गया। हालांकि टोपी लगाए थे, खजूरें खा भी रहे थे, खिला भी रहे थे। बहरहाल अब चिराग पासवान को भी वोट की जरूरत है। उधर चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो भी राज्य सरकार की तरफ से इफ्तार था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। तो क्या वाकई सरकार के अंदर किसी तरह की कोई दरार है या सब नॉर्मल है?
मुझे लगता है सब नॉर्मल है। जिन लोगों ने बहिष्कार किया उनके कहने पे कितने वोट मिलते हैं? अभी बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी जोशीला तकरीर कर रहे थे जो साहब टोपी लगा के, ओवैसी साहब। ओवैसी साहब जितना कह रहे थे, नहीं मैं पहचानता हूँ, नाम भूल जाता हूँ ना, बड़ी छोटी पार्टी के सदर हैं, इसलिए मतलब राजनीति में बहुत महत्व, ऐसा नहीं है कि उनको अखिल भारतीय स्तर पर उनका नाम याद रखा जाए, लेकिन बड़े जोशीले अंदाज में कह रहे थे। और अभी बिहार में चुनाव होगा, किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? ये नुकसान किसको पहुंचाएंगे? तेजस्वी यादव को, उसके खिलाफ आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब भाषण देके अपनी कंस्टिट्यूएंसी में सुरक्षित रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वक्फ पर अभी हमने बिल देखा नहीं है। जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, जेपीसी के बाद आने के उसके ड्राफ्ट को किसी ने अभी देखा नहीं है। सारे मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स ने अपनी बात रखी, क्या उसको एक्सेप्ट किया गया, क्या रिजेक्ट किया गया, क्या बदलाव किया गया, जो आशंकाएं थी उसको दूर किया गया। कहने वाले तो ये साहब यहां तक कह गए कि मस्जिदों को ले लिया जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात उस वक्त के पिछले ही बिल में नहीं थी जो जेपीसी को भेजी गई। तो ये सारी चीजें, ये तो वैसे ही हो गई ना जैसे एनआरसी का मसला आया था और उस समय सीएए आया था। किसी ने ड्राफ्ट देखा नहीं था, लेकिन 100 दिनों तक यहां शाहीन बाग में उस पर हंगामा होता रहा। तो अभी किसी ने देखा नहीं है। बगैर देखे अजन्मे बच्चे के नामकरण के लिए लोग परेशान। दरार नहीं है, मुझे नहीं लगता सरकार के अंदर कोई दरार है। विजय त्रिवेदी जी, आप क्या देख रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू किसी तरह की रुकावट बनेंगे? संसद के अंदर 16 उनके सांसद है, 12 जो हैं वो नीतीश साहब के हैं। देखिए, उन दोनों के पास एक बड़ी ताकत है सरकार के लिए, सरकार को कमजोर करने के लिए या सरकार को धमकाने के लिए समझ लीजिए। लेकिन वो दोनों लोग सरकार को, नीतीश जी को सुना, अमित शाह के सामने सफाई दे रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि लेकिन उनमें से कोई भी, चाहे चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, कोई भी सरकार को छोड़कर जाने या सरकार से विड्रॉ करने की धमकी देने की स्थिति में भी नहीं है। मतलब वो सब सरकार के साथ रहेंगे। अब क्या हो सकता है? अब केवल ये हो सकता है कि उनकी बात अपने मुस्लिम वोटर्स के साथ या जो भी उनके साथ लोग समर्थन में खड़े हुए हैं मुसलमान, उनको और सरकार के बीच में बैलेंस क्या कर सकते हैं कि वो बिल भले ही पेश हो जाए, उसे पास नहीं किया जाए, तो दोनों बात रह जाएगी। अगर ये बिल इस सत्र में नहीं पास होता है तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान का दबाव है, वो काम आया है, क्योंकि सरकार की बात तो रह जाएगी कि बिल पेश कर दिया गया लेकिन बिल पास नहीं किया गया। और ये महत्वपूर्ण बात है कि अभी बिल आया ही नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट को भी बिल मानना गलत है। यदि आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस देखें तो जेपीसी की रिपोर्ट एक तो मैंडेटरी नहीं होती सरकार के लिए, और जेपीसी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर सरकार कितना काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसके बाद वो क्या बिल लेकर आती है, उससे तय होगा कि क्या आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन आज की तारीख में एनडीए सरकार में मुझे नहीं लगता कि कोई दल औपचारिक तौर पर इस सरकार को छोड़कर चला जाए किसी मुद्दे पर। उसकी, लेकिन उनकी ताकत को कमजोर मत आकिए, वो इस बिल को रोक सकते हैं। रोकने का मतलब पास होने से रोक सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से बिहार के चुनाव में आप सोचें कि इसका असर नहीं पड़ेगा, यह गलतफहमी होगी किसी को भी। ठीक है। अवधेश जी, चिराग पासवान तो यहां तक कह गए कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता रहूंगा, और उन्होंने उस वक्त का वाकया याद दिलाया कि अपना राजनीतिक करियर उनके पिता ने संकट में डाल दिया था, कि ये कहते हुए कि उसी पार्टी को समर्थन करेंगे जो किसी मुसलमान को बिहार का सीएम बनाएगा। क्या इशारा कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से उनको करना ही चाहिए, और वो एकदम जो कह रहे हैं उनको एकदम करना चाहिए। देखिए, इसमें से किसी ने भी अभी तक ये कहा ही नहीं है कि हाँ वक्फ जो बिल आ रहा है उसमें जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ है। मूल बात वहाँ है कि किसी को अगर सरकार से जाना आना है तो उसमें 3 बातें होंगी। पहला, कि जो दुष्प्रचार वक्फ विधेयक के बारे में है, क्या वाकई उसमें वैसा है? क्या वाकई उसमें आम मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए, मजहब के लिए ऐसी कोई बात है कि मस्जिदें, कब्र सब, मस्जिदें और कब्रिस्तान और बाकी मदरसे सब छीन जाएंगे? अगर नहीं है तो क्या इतने विवेकहीन भारत के ये सारे नेता हैं कि उसके आधार पर कहेंगे कि चले जाओ है? तो सेकंड बात जो इसमें यह है कि चंद्रबाबू नायडू एक इस बार जो लौटे हैं, अब
अब बात तो आ गई, उन्होंने कह दिया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो नरेंद्र मोदी को छोड़ के जाने लगे। उनको समझाने की कोशिश की थी कि मत जाओ, तो सत्ता से फिर बाहर रहे लंबे समय तक। उनको मालूम था कि इस समय बीजेपी का हमारे यहाँ आधार नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक बड़ा नाम है, उसके आधार पर वोट मिलेगा। हालांकि अगर वो जाते हैं तो राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है इस समय, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो हित है, हक है, उसको हम धक्का नहीं पहुंचने देंगे। इसका कोई मायने नहीं, इसका मायने इतना ही है कि बिल में वो पूछेंगे, जब बात होगी कि भाई ये बिल में ऐसा है क्या, तो बताओ हमारे पास, क्योंकि सब लोग उसमें रहे हैं ना भाई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, भारत के इतिहास के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक रहा। 111 घंटे की बैठक मतलब हुई है, 38 बैठकें हुई है, 25 वक्फ बोर्डों का है, 15 राज्यों के साथ डेलिब्रेशन हुआ है। रिएक्शन जो है समीर तो नहीं, लेकिन इसलिए मेरा अपना मानना है कि अभी मैं ये कह दूं कि वो बिल नहीं पास होगा, ये मुझे अभी इसको लेकर इस निष्कर्ष पर संदेह है, जैसा ठीक है, कर ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये विधेयक पारित होगा, क्योंकि ये विधेयक न्यायपूर्ण है, वक्फ के अन्यायपूर्ण व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने के लिए है। तो आपको कैसे पता चल गया कि सारी चीजों इसमें न्यायपूर्ण नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता है। संविधान में अन्यायपूर्ण कैसे हो जाएगा भाई? अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, आप अन्याय कैसे हो जाएगा? अभी जब आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग अगर विरोध कर रहे हैं, उनके पास भी तो कुछ नहीं पॉइंट्स नहीं, होंगे। तो हमारे देश में सुनिए, तो इसको इस देश में नागरिकता संशोधन कानून से मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया, कितने मुसलमानों की नागरिकता छीनेंगी? ठीक है, 3 तलाक के बाद, नहीं 3 तलाक के बाद कितने झूठ फैलाए गए कि इस्लाम के विरुद्ध है। क्या हो गया उसके बाद? उसके बाद कृषि कानून उन्होंने लिया, लेकिन सरकार अड़ी तरह की कृषि कानून में सारे जमीनें, जितनी जमीनें हैं, सब कॉर्पोरेट्स को देने के लिए हो रहा है। उसी प्रकार से कि सारा जमीन सरकार ले लेगी। हो सकता है इसमें भी कह दिया जाए कि हमारी कोशिश में कुछ कमी रह गई थी। समीर जी, अच्छा फ्लोर पर क्या स्थिति होगी जरा बताइए। 293 सांसद हैं अभी एनडीए के पास, 240 बीजेपी के पास हैं, 16 जो है वो टीडीपी के, तेलुगु देशम के, 12 जो है वो जेडीयू के, बाकी और क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो गणित हमें पता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी पता है कि फ्लोर पे उनके कितने सांसद हैं, सहयोगी दलों के कितने सांसद हैं, एनडीए के कितने सांसद हैं, और वो कोई बिल लेकर आएंगे तो फ्लोर पर उनकी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, उनकी क्या स्थिति है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस बात से बहुत आश्वस्त होंगे कि वो जब चाहेंगे इस बिल को पास करवा लेंगे। फ्लोर टेस्ट पे उन्हें किसी तरह की तकलीफ उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, उसका उन्होंने व्यवस्था करके रखी होगी। और जिस तरीके से अगर ये बिल अभी लेकर नहीं आना होता तो मुझे लगता है कि जेपीसी का समय बढ़ा देते। जिस तरह से जेपीसी की मांग की जा रही थी, समय नहीं बढ़ा दिया गया, पटल पर रख दिया गया है। और मुझे लग रहा है ये बिल आएगा, अब इसे रोका नहीं जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के भी हित में है, यह देश के हित में भी है। और जिस तरीके से अमित शाह लगातार आक्रामक वक्फ बिल को लेकर है, प्रधानमंत्री मोदी कह चुके, तो ये आना तय है। ठीक है, ठीक है। एक और बड़ी खबर यूपी से आज आई है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है, और इसके पहले यूपी में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। यूपी में चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मीट की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अवैध जो बूचड़खाने हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही योगी ने आदेश जारी करके कहा है कि रामनवमी पर 6 अप्रैल को पशु वध और मीट की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी, उस पर पाबंदी रहेगी। योगी ने रामनवमी पर यूपी के मंदिरों में अखंड रामायण के पाठ का भी ऐलान किया है। लखनऊ का ये राजाजीपुरम का इलाका है और यहाँ बालाजी मंदिर है। मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर ये मीट शॉप है। अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो नवरात्र हैं उसमें धार्मिक स्थल से 500 मीटर की दूरी पर कोई मीट की शॉप नहीं हो सकती, मीट नहीं बिक सकता। लेकिन यहाँ पर ये मीट शॉप है और इसलिए नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुँची है। ये जो यहाँ पर मीट शॉप आप लोगों ने देखी, तो क्या बंद कराया है इसको? जी, बंद कराया है। अभी कल ही ऑर्डर आया है सीएम सर का कि 500 मीटर के रेडियस में जो है मीट शॉप नहीं खुलेंगी। बगल में ही बालाजी मंदिर है, काफ़ी पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा मंदिर है, और इन लोगों ने खोल के रखा था। अभी महापौर मैम आई थी, माननीय महापौर मैम, तो उन्होंने हमें आदेश दिए हैं कि इसको बंद कराया जाए और इन पर चालान लगाया जाए। तो कैसे, जैसे ये मंदिर के पास है, तो क्या लग रहा है शहर में ऐसी बहुत सारी मीट शॉप हैं जो धार्मिक स्थलों के पास से चल रही है? जी, चल रही होंगी। यहाँ पे एक और थी तो उसको लास्ट ईयर ही बंद करवाया गया है। इनका भी ये क्योंकि रेडियस में है 500 मीटर के, तो इस वजह से इनको बंद कराया जा रहा है। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। मंदिरों के आसपास जो 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें वो सब बंद रहेंगी। अनंत विजय जी, कैसा है ये फैसला? कमोबेश मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आसपास मंदिर के हैं उसे, अब आप देखिए तो बीड़ी सिगरेट भी तो स्कूल के आसपास नहीं बिकते ना।
तो पूजा के दौरान अगर इस तरह की चीजें की गई, मैं तो बल्कि 3-4 दिनों से मैं अपने टीवी डिस्कशन में यही कह रहा हूं कि स्वतः उन लोगों को आगे आकर बंद कर देना चाहिए कि भाई तुम्हारे मंदिर। उनके रोजगार का क्या होगा? नहीं, रोजगार 3 दिन से थोड़ी खत्म हो जाता है सर। नहीं, अगर मतलब 9 दिन तक अगर बंद रहेगा, रोजगार है, अगर 9 दिनों तक बंद रहेगा तो नहीं, जो 9 अंडे का दिनों ठेला तक लगाता है, जो चिकन बेच रहा है, तो रोज की कमाता है, रोज खाता है। तो रोज की कमाता रोज खाता, सामने से ढक लो, कहीं कुछ कर लो, कुछ व्यवस्था, मतलब कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, वो तो जहां से वहां तक तो ठीक है बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लाइसेंस देने वाले अधिकारी हैं उनको आरंभ से ही इस बारे में विचार करना चाहिए कि मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मांस काटने और बेचने का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है। मैं तो अब बुनियादी सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि अगर मंदिर है वहां तो और उसके पास आप मांस की दुकानें बगैर लाइसेंस के तो चलती नहीं है, नगर निगम से या स्थानीय निकाय से उनको लाइसेंस मिलता है। होना यह चाहिए कि लाइसेंस पहली कार्रवाई जो है अधिकारियों के खिलाफ लाइसेंस देने समय ही ध्यान रखो, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हर चीज मुझे लगता है कि सरकार को करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें लोगों को स्वतः करनी चाहिए। अब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और अपेक्षा सिर्फ गंगा से करते हैं कि वो कुछ करे और यमुना कुछ न करे, तो ये अपेक्षा नहीं। गंगा जमुना नहीं, वो तो आप गंगा यमुना गंदी भी बहुत हो गई थी इसलिए उसकी सफाई हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि गंगा और यमुना दोनों को साथ मिलकर जब चलोगे तभी सरस्वती आपसे मिलेगी प्रयागराज में और संगम होगा और 60 करोड़ लोग स्नान कर पाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ से अपेक्षा रहेगी उसमें दिक्कत होती है। आप अपेक्षा ये करते हो कि अब परसों ईद है, अब ईद के दिन अगर हिंदुओं से कोई अपेक्षा की जाती है तो हिंदुओं की भी तो कुछ अपेक्षा कभी होगी। आज आज़ादी के बाद से, अभी मैं परसों 3-4 दिन हिस्ट्री को लेकर एक चीज पढ़ रहा था, तो लोगों का एक जो सेंट्रल थॉट अभी इस समय आ रहा है कि जो इतिहास लिखा गया उसमें जानबूझकर यह माना गया कि हिंदू रिएक्ट नहीं करेंगे तो जैसा मर्जी वैसा इतिहास लिख दो। तो ये इतने लंबे समय तक चला, उसीलिए हिंदू का एक उभार अभी दिखाई देता है समाज में। तो समाज को पहले ही सोच लेना चाहिए, जो सोसाइटल चेंज होने चाहिए वो सेल्फ करेक्शन अपनी विद इन द सोसाइटी आ जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार को दखल देने की आवश्यकता एक बात लेकिन आपको और क्लियर कर देनी चाहिए कि हिंदुओं से मुसलमानों को ईद के दिन क्या अपेक्षा होती है? हिंदुओं से मुसलमानों नहीं, ईद के दिन अपेक्षा होती है ना भाई। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं बकरीद पर, चलो ईद पर नहीं, सेवई खा लो, ये कर लो, तो उसमें भी बहुत लोग कहते हैं ना, जैसे होली में कुछ लोग कहने लगते हैं कि पानी मत बहाओ ज्यादा, है ना, लेकिन बकरीद पर ये नहीं कहते कि आप बकरा मत काटो और उसका खून मत बहाओ सार्वजनिक रूप से। तो मुझे लगता है कि सबको अपने अपने त्योहार को, उत्सव को सामान्य तरीके से मनाने का अधिकार है, लेकिन जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, हमारी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक विजय जी की सीमा शुरू नहीं होती है। उसी प्रकार का यह मसला है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो उत्सव मनाने की स्वतंत्रता है, वो हमारी तभी तक है जहां तक विजय जी की सीमा प्रारंभ नहीं होती है। हम इनके इलाके में घुस के अगर उत्सव मनाएंगे तो हमें विजय जी की भावनाओं का, विजय जी की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। यह संविधान सम्मत भी है और समाज सम्मत भी है। विजय त्रिवेदी जी, अब आप बताइए भाई, कैसा है ये फैसला, और फिर इसको पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर दिया जाता? नवरात्र तो पूरे देश के लिए है, पूरे देश में बहुत सारे मंदिर हर तरफ हैं। मुझे तो ये जानकारी नहीं थी कि ये अभी आपने दिखाया कि अवैध बूचड़खाने बंद कर दी जाएंगे। हाँ, ये अवैध कैसे हैं? क्योंकि 2017 की जो सरकार चल रही है उसमें 8 साल बाद तक, और मुझे याद है मैं वहां था मार्च में 2017 में जब सरकार बनी थी, तो सबसे पहला फैसला योगी सरकार का था कि अवैध बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हुई सर। ये तो 8 साल बाद भी अभी अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। अवैध बूचड़खाने से आशय ये है कि जो सड़क किनारे जो कटान होते हैं ना पशुओं के, कई आप देखेंगे गाजियाबाद से थोड़ा जाएंगे आगे तो 8 साल से तो सरकार चल रही है ना। हाँ, लेकिन वो कट ही रहे ना इतना, तो वो बात है। और दूसरी बात मैं इससे सहमत हूँ कि आप इसको रेगुलराइज कर दीजिए ना कि इस समय ये जो सरकार बना रखी है, लोग अपना जहन तैयार कर लें कि भाई हमको इतने से इतने टाइम तक ये काम करने को मिलेगा। जैसे सर्दियों में कंबल बेच लेते हैं, गर्मियों में कूलर बेच लिया, तक नहीं। मैं कह रहा हूँ पूरा आप बना दीजिए कि भाई पूरे मंदिर के पास 500 मीटर नहीं रहना है, तो साल भर नहीं रहे ना, मंदिर तो है ही ना, मंदिर में भक्ति नवरात्र में ही नहीं हो रही ना, तो उसको उस तरह से करना चाहिए। और ये अपेक्षा वाली बात होती है तो फिर वही बात होगी, अपेक्षा का बात भी उन्होंने सही कहा कि दोनों तरफ अपेक्षा होनी चाहिए। तो लेकिन मुस्लिम भाइयों की भी अपेक्षा रही होगी कि आधा घंटे 1 घंटा नमाज के लिए जगह छोड़ दी जाए।